आज अगर आप कल्पना करें कि कोई दिन हमारा ऐसे बीते कि हम कोई भी मूवमेंट ना कर पाएँ और बिस्तर से बिल्कुल ना उठ पाएँ, जो कि महज कुछ मरीजों में होता है जो कि हिप पेन से पीड़ित होते हैं। नमस्कार, आज कुछ बात हिप पेन के बारे में। कुछ बात कॉमन कॉजेज़ हिप पेन के बारे में। हिप पेन के कॉजेज़ होते हैं या तो लोकल जॉइंट रिलेटेड हो सकते हैं या फिर रेफर्ड, जो कि कहीं और से पेन आ रहा हो, हिप की प्रॉब्लम ना हो। तीसरी चीज़ हो सकती है किसी भी सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से हिप पेन हो। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट कॉज, दैट इज़ द लोकल कॉज। लोकल कॉज में या तो हिप जॉइंट की कोई पैथोलॉजी हो सकती है या फिर ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा, अगर हमारी कूल्हे की हड्डी टूट जाए तो हम किसी भी एक्सीडेंट से या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से तो हम हिल भी नहीं सकते और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ट्रॉमा एक कारण है। जॉइंट के पैथोलॉजी के बारे में अगर हम देखें तो यूजुअली हमारी जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित होते हैं, जो कि इसका एक बहुत महज कारण है। कुछ मायोफेशियल पेन सिंड्रोम्स होती हैं मसल्स की सिकुड़ जाने की वजह से, क्योंकि हिप अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जिसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं। उनकी टेंडनाइटिस की वजह से भी पेन हो सकता है। कुछ पेन होता है इसमें बर्साइटिस की वजह से। हिप जॉइंट के अंदर कुछ 4-5 बहुत इम्पॉर्टेंट बर्साज होते हैं, उन बर्सों की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी पेन हो सकता है। रेफर्ड कॉजेज़ वो कॉज होते हैं जिसमें हिप की पैथोलॉजी नहीं होती, या तो पेन ऊपर के जॉइंट से आता है, प्रॉक्सिमल जॉइंट से, या फिर डिस्टल जॉइंट से, जैसे कि नी जॉइंट से। तो प्रॉक्सिमल जॉइंट से पेन आ सकता है हिप में, जैसे कि सेक्रोइलियक जॉइंट पेन हो, फेसिड जॉइंट की आर्थ्रोपैथी हो, या फिर कई बारी कुछ लंबोसेक्रल डिस्क प्रोलैप्स की वजह से भी पेन हो सकता है, जैसे कि L2 L3 डिस्क प्रोलैप्स या फिर L4 L5 डिस्क प्रोलैप्स। नी जॉइंट की प्रॉब्लम की वजह से भी पेन जो है वो लगभग ऊपर हिप में रेडिएट या रेफर हो सकता है। लास्ट कॉज होता है इसमें सिस्टमिक कॉजेस, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक आर्थराइटिस। नाउ बिफोर वी मूव टू द ट्रीटमेंट ऑफ हिप डिजीजेस, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रूल आउट द रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं? ट्रॉमा, मेजर ट्रॉमा की वजह से एक रेड फ्लैग हो सकता है। ट्यूमर की वजह से, अगर कोई मेटास्टेटिक डिजीज़ है जो कि हिप बोन को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स कर सकता है, वो एक रेड फ्लैग है। इन्फेक्शन अपने आप में एक रेड फ्लैग है। या फिर कुछ ऐसे डिजीज़ेस जैसे कि ब्लैडर और बॉवल को जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, या फिर कुछ परसिस्टेंट अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट कर रहे हैं, वो भी रेड फ्लैग्स के अंदर आते हैं। सारी असेसमेंट, हिस्ट्री और इवैल्यूएशन के बाद पेशेंट को ट्रीट किस तरीके से किया जाता है, उसमें कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स होते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स इसलिए क्योंकि हिप पेन अपने आप में एक बहुत बड़ा जॉइंट होता है और ये मोशन और बॉडी के वेट को बियर करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वेट रिडक्शन। वेट रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ अ डाइटिशियन कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना और किस तरीके से हम अपने न्यूट्रिशन को मॉडिफाई करें कि हमारा एक रियलिस्टिक गोल के द्वारा हमारा वेट कम हो। दूसरी चीज़ हो सकती है इसमें फ़िज़िकल थेरेपी। फ़िज़िकल थेरेपी एक्सरसाइजेज़ और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज़ इसमें बहुत काम आती हैं। मेडिसिन्स जो हैं अकॉर्डिंग टू दी WHO लैडर, जिसमें हम NSAIDs या एंटी कन्वल्सेंट्स का यूज़ करते हैं, वो काम आ सकती हैं। चौथी चीज़ होती है, अगर पेन इन सारी चीज़ों से भी ठीक नहीं हो रहा तो विस्को सप्लीमेंटेशन हिप जॉइंट में की जा सकती है। और अगर उस विस्को सप्लीमेंटेशन को, जो कि अल्ट्रासाउंड या फ्लूरोस्कोप में देख के की जाती है पेन फिजिशियंस के द्वारा, अगर उससे भी ठीक ना हो तो अल्टीमेटली पेशेंट को टोटल हिप रिप्लेसमेंट के लिए सर्जन्स को रेफ़र किया जाता है। और कुछ ऐसे एल्डरली पेशेंट्स जो कि 70 या 80 साल से ऊपर होते हैं, जो नहीं चाहते कि सर्जरी से जिन्हें डर लगता है या वो नहीं करवाना चाहते, तो उसके लिए कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन टेक्निक्स भी होती हैं जो कि नसों को सुन करने की वजह से पेन में बहुत ज़्यादा आराम दे सकती हैं।
ये कुछ जानकारी है हिप पेन के बारे में। नमस्कार।